देखिए, दिस इज मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस शो में हम आपको मिलाते हैं हमारे नौजवानों से, क्रिश्चियन नौजवानों से। हम जानते हैं उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और उनसे करते हैं हम ढेर सारी बातें। आप पहले भी शो देख चुके हैं, आपने इस शो में पहले भी बहुत से नौजवानों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में जाना। मैंने पर्सनली उनसे बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि आपने भी सीखा होगा। तो इसी तरह हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी एक डीओपी डायरेक्टर हैं। उन्होंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा सॉन्ग्स, गॉस्पल सॉन्ग्स डायरेक्ट किए हुए हैं। आज हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज वो हमारे शो में आए हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया है। हम उनका वेलकम करते हैं, द वन एंड ओनली इरफान जुगनू। थैंक यू सो मच जी, और सबसे पहले तालियों के लिए थैंक यू। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका टी फॉर 12 में आने का, हमें टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बिल्कुल, आप भी हमेशा की तरह अपने सारे प्रोग्राम्स में जैसे अच्छी लगती हैं आज भी अच्छी लग रही है। बस यही सुनना था मुझे। अच्छा, और सुनाएं, सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आपकी सारी टीम का और आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में जो भी आपका मोटो था, जो भी आपका प्लान था, उस प्लान के मुताबिक आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इरफान भाई, हम आपको जानते हैं पर्सनली कि आप डीओपी डायरेक्टर हैं, आपके बहुत से मशहूर गीत भी हैं, आपने सेकुलर भी किए हुए हैं, 1000 प्लस आपके गॉस्पल सॉन्ग्स हैं। आप उनमें से कुछ बताना चाहेंगे कि आपके कौन कौन से मशहूर जो हैं वो गॉस्पल सॉन्ग्स हैं? अब बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन अब मुझे 1000 में से मेरे ख्याल शायद नाम लेना जो तो 50 याद भी नहीं होंगे मुझे। हाँ। लेकिन 3-4 मैं बता देता हूँ। एक जुलियाना का गीत था, मेरी ज़िंदगी में आके, आपकी दोस्त भी है वो। जी जी। तो वो बड़ा अच्छा गया था। पादरी सलीम नैत साहब के बहुत अच्छे जो गीत थे, यहोवा ते मेरी जंग लड़ेगा जो तहवीना के साथ, वो बहुत अच्छा गीत गया था। फिर मेरे ग्रैंड जितने भी थे जो क्रिसमस पे हर साल मैं ग्रैंड करता हूँ, वो बहुत अच्छे गए थे, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि सारे वर्शिपर्स को लेके एक मेरे ख्याल से गीत था वो ढोलिया वाला, वो भी आपका ही था। दगा जोर नाल हाँ, टोले उत्ते ला टोलिया। हाँ जी, हाँ जी। वो बड़ा अच्छा गया था। वो 18 में किया था, फिर 19 में किया, फिर भी हर साल तकरीबन मैं करता रहा हूँ। सिर्फ एक साल गैप आया था 20 में, क्योंकि वो हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने कर लिया था। तो फिर मैंने कहा बंदा ज़रूरी नहीं कि बंदा जिद्दबाजी जी सारे लगे रहें। तो उसने किया, मैंने किया, एक ही बात थी। तो फिर इस तरह मतलब कि ये चलता रहा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थे, तकरीबन इज़्ज़त बख्शने वाली खुदा की ज़ात है। जितने भी किए सारे अच्छे गए, अच्छी फीडबैक गई। और आपको पता है कि अच्छी फीडबैक चली जाए किसी भी गीत की, तो मेरे ख्याल यही अप्रिसिएशन होती है। और गॉस्पेल में फ़नकारों को क्या चाहिए होता है, कुछ भी नहीं, सिवाय एक अच्छी बात मिल जाए और लोग तारीफ़ कर दें, अच्छे कमेंट्स आ जाएं, अच्छी फीडबैक आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। और इसी से ही मेरा ख्याल है कि खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमें जान के आपके गीतों के बारे में। बहुत से लोग हैं जो गीत सिर्फ सुनते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है, बैकएंड पे जो सपोर्ट होती है, बैकएंड पे जो स्ट्रगल होती है, उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। तो आप जो एक गीत देखते हैं, एक सॉन्ग देखते हैं, उसके पीछे भी एक पूरी टीम होती है जिसकी पूरी एक स्ट्रगल होती है। तो ये वही काम करते हैं, ये गीतों को डायरेक्ट करते हैं और बहुत से ऐसे गीतों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन्हें देख सकें और आप उनसे बरकत ले सकें। आपसे पहले भी बहुत से डीओपी डायरेक्टर्स आ चुके हैं जो कि बहुत फेमस हैं, और अभी आप भी आए हैं। तो हम जब से हमारे जो क्रिश्चियन टीवी चैनल्स आ रहे हैं, तब से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो आगे आ रही है, उनका टैलेंट उभर के बाहर आ रहा है। वो भी, उनको भी कुछ ना कुछ करने का मौका मिला है, एक उनको मौका मिल रहा है, एक उनको काम मिल रहा है, वो उस चीज़ में आगे आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे क्रिश्चियन चैनल्स हैं, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर पे हमारे जितने भी वर्शिपर्स हैं उनको आगे लेके आने में, जो होस्ट है उनको आगे लेके आने में, और जितने भी टेक्नीशियंस हैं, मैं सिर्फ होस्ट की बात नहीं कर रहा, जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो कैमरा अच्छा चलाते हैं, एडिट अच्छा करते हैं, अगर जितने भी टेक्नीशियंस हैं, अगर उनको कुछ आता था काम करना, उनको आता था, वो सीखे हुए थे, तो सारे क्रिश्चियन चैनल्स ने जितने भी हैं, सब ने उनको पकड़ा और उनको कहा कि जी अगर आपके अंदर कुछ है तो आप आके तो अपना आप मनवा सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि क्रिश्चियन चैनल्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सारे काम में। और ख़ास तौर पर जितने भी वर्शिपर्स के लिए तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ही उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक गीत रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद फिर ऑनर नहीं होता, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, लोग देख नहीं पाते, लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो चैनल्स का बहुत बड़ा हाथ है कि गीतों को मुख्तलिफ लोगों तक लेके जाने में, घरों तक लेके जाने में।
क्योंकि एक गीत जब तक लोगों के पास ठीक है, एक ज़रिया ज़रूर है यूट्यूब, लेकिन यह है कि हर बंदे के पास ये एक्सेस नहीं है, हर बंदा नहीं यूट्यूब पे देख सकता। अब जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है वो बेचारा क्या करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे घर हैं जहाँ पे केबल के थ्रू या जितने भी एंड्रॉयड बॉक्स हैं उनके थ्रू, लोगों के पास केबल के थ्रू जब चैनल्स जाते हैं तो घरों में गीत चलते हैं, तो वहाँ तक पहुंच जाता है, गीत पहुंच जाता है। Exactly. तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जितने भी चैनल्स हैं वो गॉस्पल हैं या अगर वो मिक्स कंटेंट भी अगर चलाते हैं तो उस पे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों तक चीज़ पहुंच रही है। एग्जैक्टली शुरू में जब हमारे पास नहीं ट्रेंड था, इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, टीवी चैनल्स नहीं थे, हमारी बातें, हमारी आवाज़, हमारे गीत लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, तो वहाँ पे बस एक दो ही कुछ इस तरह के थे, कुछ पेजेस थे, कुछ यूट्यूब से, और उस टाइम पे हमें मालूम ही नहीं था कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी इनके अंदर इतना टैलेंट है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे आपने कहा टीवी चैनल्स की भी, कि वो टैलेंट को आगे लेके आते हैं, टैलेंट को प्रमोट करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। और बहुत ज़्यादा। और एक बात मैं हमेशा करता हूँ, ये नहीं है कि मैं आप लोगों के जब चैनल पे आता हूँ तो ज़्यादा बात आप लोगों की करता हूँ, मुझे एक चीज़ की खुशी होती है कि जेसी हमेशा नए टैलेंट को आगे लेके आता है, टेक्नीशियंस को आगे लेके आता है। चाहे वो अवार्ड किसी को दें तो टेक्नीशियंस को साथ रखते हैं, प्रोग्राम में बिठाएं तो टेक्नीशियंस को साथ रखते हैं, तालियां बनती हैं। तो ये है कि हमेशा टेक्नीशियंस वो बंदा होता है कि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब मैं बेसिकली ग्रेजुएट हूँ ड्रामा फिल्म प्रोडक्शन में, हमारा सेकंड सेमेस्टर था, तो उस वक्त हमारे एक टीचर थे, वो हमें कहते थे कि जो सेट के ऊपर जो टेक्नीशियन होता है ना, जो डायरेक्टर होता है या जो डीओपी होता है, वो एक बाप की हैसियत रखता है। हमारी अक्साबाजी है, ठीक है, वो एक बाप की हैसियत रखता है, क्योंकि बाकी सारा प्रोग्राम उसके सर पे चलना होता है। तो घर में भी यही सीन होता है, बाप के सर पे घर चलता है। तो अगर आपका बाप आपको चलाना चाह रहा है तो प्रोग्राम चलेगा, वरना बाज़ाफ़ा कई ऐसे चैनल्स हैं वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं, एक जो रूटीन वाइज जो चीज़ें चल रही हैं, बस टेस्टमनीज आ गया, अब ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, सीखने के लिए नहीं है उसमें। इसका मकसद ही ये है कि हम लोग अपनी जो टेक्निकल जो पर्सन्स हैं, हमारे जो टेक्निकल यूथ है, हम उसको इनवाइट करें, हम उनके बारे में जाने, हमारे यूथ है वो सीखे और वो कुछ गेन करे, उनकी स्ट्रगल के बारे में जाने और वो भी सक्सेस हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही। और सारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, मेरा ख्याल है कि बिना मेहनत के कोई भी नहीं बनता, और टेक्नीशियंस की मेहनत एक सिंगर से या एक गाने वाले से ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने, हम लोग फर्ज को इस टाइम मैं टेक्नीशियन नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ बैठे हैं, लेकिन जो टेक्नीशियंस हैं वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये टेक्नीशियन की मेहनत ज़्यादा होती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो जितने भी आपके गेस्ट हैं या होस्ट हैं, उनसे ज़्यादा जो अहमियत किसी भी प्रोग्राम में होती है वो टेक्नीशियंस की होती है। और हम लोग तो एक होते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी टीम होती है, वो पूरी की पूरी टीम लेके आप लोगों को चल रही होती है, और फिर बाद में जाके एक प्रोडक्ट निकलती है और फिर जाके पता चलता है। और फिर लेकिन लोग ना देखते उसको ही है, जो दिख रहा है 5 मिनट में फैसला कर देते हैं कि भाई ये प्रोग्राम अच्छा है। सिर्फ हम लोग तनकीद करने में सबसे आगे होते हैं, माहिर होते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग तनकीद करें, लेकिन पॉजिटिव तनकीद करें। और बीइंग अ टेक्नीशियन होते हुए मैं चाहता हूँ अगर आप पॉजिटिव तनकीद करेंगे तो उसको हम एक्सेप्ट भी करेंगे। तो अगर आप सिर्फ नेगेटिव तनकीद ही करते रहेंगे, नुक्से निकालते रहेंगे। कभी ट्रोल हुए हैं? बहुत ज़्यादा हो भी जाता है, बल्कि आपको पता है पाकिस्तानी तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, कोई ऐसा कोई किसी ने कुछ कभी कोई कमेंट किया हो आपकी वीडियो पे? एक गीत था, मैं बताता हूँ, वो गुजरांवाला से एक बच्ची थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो उसकी ड्रेसिंग कुछ अजीब सी थी। अब आपको पता है हमारा कल्चर इस तरह का नहीं है ना, हम इस तरह की ड्रेसेस जो है वो गीतों में जो अगर पहना भी दें तो फिर चैनल नहीं चलाएगा, जाहिर सी बात है। वो अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक वो ठीक है, वो लोग भी। तो पिछले दिनों में एक पैनल भी बना इन्हीं चीज़ों पे, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। तो वो मैं उसकी माँ को कह रहा हूँ कि बाजी आपकी बेटी का ना ड्रेस थोड़ा अजीब सा है, तो बहुत ज़्यादा ही कुछ शदीद शॉर्ट है, तो मेहरबानी करें, साथ आपका घर है तो आप जाएं, जाके तो चेंज करवा लें। तो कहती नहीं बेटा है बच्ची इनू क्यों है, बच्ची खैर है। कर गया मैंने कहा चलो अच्छा खैर। फिर मैंने कहा चलो आप दुपट्टा दे दो। कहते नहीं वो 13-14 साल। अब वो सेहत जिसामत के हिसाब से वो बच्ची नहीं लग रही थी, और कैमरे पे वैसे बंदा छोटा हो तो ज़्यादा बड़ा ही लगता है, ठीक है। खैर फिर मैंने कहा, मैं क्या बाजी मैं लास्ट टाइम तुहानू कह रहा कि तुहाडी मेहरबानी बच्ची के कपड़े चेंज करा लो, नहीं तो मैं नहीं शूट करना। अच्छा। अब मैं लाहौर से गया हुआ था, तो उसने मुझे कहा, मुझे हंसी भी आई, उन्होंने कहती बेटा तू अपना काम कर, तू कैमरा मैन है, तू अपना काम कर। मैंने कहा यार मैं अब टेक्नीशियन अब समझा नहीं सकता, तो वो
पंजाबी च कहते हैं वो घटे दा टेक्नीशियन है फिर भाई। मतलब कि अगर आप किसी टेक्नीशियन की बात नहीं मान रहे, ठीक है, तो वो आपकी सुधारने के लिए आपको बात करता है ना। तो फिर मैंने जो उसका प्रोड्यूसर था, क्योंकि स्पॉन्सर था वो गीत, मैंने उसको कॉल की, यूके से था, मैंने कहा भाई आप इसको रिक्वेस्ट करें कि मेहरबानी, वो बच्ची है, ज़ाहिर सी बात गीत गाते हुए हाथ ऊपर उठाएगी, शॉर्ट सी शर्ट है, तो ये चीज़ें हम नहीं चला सकते चैनल्स पे, ये चीज़ें हमारा कल्चर नहीं है इस तरह का। तो वो फिर मेरी नहीं उस बंदी ने मानी, फिर उसने स्पॉन्सर की मानी। तो आजकल ज़्यादातर समझो कि स्पॉन्सर वाला काम चल रहा है। तो बेशक स्पॉन्सर की माने, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ टेक्नीशियन दी भी सुनया करो, काम सारा उन्हें करना होता है, स्पॉन्सर आज दिल के दुख निकल के बाहर आ रहे हैं। ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, ये इनको सुधारने की भी ज़रूरत है। और ये वो तनकीद है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते। और मुझे खुशी होती है, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, उनकी बच्चियाँ जो 13-14 साल से ऊपर जाती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, जब छोटे थे तो ठीक है, दुपट्टा की वो इतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब 14-15 साल की बच्ची होती है वो यंग होना शुरू हो जाती है, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि नहीं अब इसको दुपट्टे की ज़रूरत है। तो ये हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, हम पंजाब में और पाकिस्तान में रहते हैं, तो इसके बिना समझो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, सवाल मेरा था ट्रोल का। ट्रोल कभी किसी ने किया है, कोई नेगेटिव कमेंट्स? ये तो आपने एक अपनी बताई ना। ये नेगेटिविटी में ही आ जाता है। अच्छा, कि ठीक है, नहीं, तो कभी जैसे आपने कोई गीत किया हो, एक गीत था, उस पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप हमेशा इसके गीत क्यों करते हैं। ठीक है, अब वो मेरी बहन भी बनी हुई तहमीना, मतलब कि हमारा एक बड़ा अच्छा फैमिली रिलेशन है। ठीक है। तो वो मैं इस्लामाबाद वीकली मेरा चक्कर लगता है इस्लामाबाद मदरी, 3-4 गीत फिर मैं इकट्ठे कराता हूँ। तो जाहिर सी बात हम स्टेटस भी लगाते हैं, टेक्नीशियंस रह नहीं सकता बगैर स्टेटस तो दिखाना भी तो अपकमिंग प्रोजेक्ट भी लगा। तो मैं कहंदा भाजी तुसी सिर्फ ਇਹਦੇ गीत क्यों कर दे हो। फिर मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ें समझो कि चलती रहती हैं। ये समझो हमारी नहीं, उन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो जिनका काम भी सिर्फ यही है। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि आप इस फील्ड में जब आए, आपको पहले से ही पता था कि आपने डीओपी बनना है बड़े होके, या जैसे बचपन में हम सोचते हैं कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा, सिंगर बनूंगा, या कुछ अलग से सपने होते हैं, तो आप कैसे किसी ने कहा, या फिर कैसे आपको पता चला कि आपने इस फील्ड में आना है, ये फील्ड करनी है? कोई ख्वाब आया आपको? नहीं, ख्वाब तो नहीं आते इस तरह के। मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। मेरा बेटा अभी है 2.5 साल का। तो उसको ना पता नहीं था, तो उसको पूछते हैं कि तू बड़ा क्या बनेगा, तो वो कहता मैं पापा बनूंगा। आपके बचपन में? मेरे बचपन में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। मैं जब छोटा था तो कोई भी मूवी या कोई भी प्रोग्राम्स हम देखते थे, तो मैं देखता था उसको उस वक्त भी टेक्निकली ज़हन से देखता था। तो ये जरासीम उसी वक्त से फिर आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर तो फिर जब मैं लाहौर में आया स्टडी के लिए, तो फिर मैंने देखा कि मुझे कोई ऐसा इदारा मिले जहाँ से मैं प्रॉपर मीडिया की स्टडी कर सकूं। कहाँ से हैं? मैं भावलपुर से हूँ। भावलपुर से। तो फिर आपको पता है कि 2008 में जब मैं आया था, तो उस वक्त अकेले आके प्रदेश कटना बड़ा मुश्किल होता है, और स्ट्रगल करनी। और फिर अंदाज़ा लगाओ कि बाज़ दफ़ा ये भी हालात आ जाते, मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं हूँ, बताते हुए कि आपके पास एक टाइम का खाना होता था, दूसरे टाइम का नहीं होता था, और फिर शाम को ये होता था कि यार किसी यार बेली हल जाने हैं तो चलो कुछ मिल जाएगा। तो ये सारी स्ट्रगल होती है, और ये स्ट्रगल जब आप करते हो तो फिर ही कामयाबी आपको आप नज़र आना शुरू होते हैं। ये लेकिन मैं उसको हमेशा ये इसी नज़र से देखता था कि मैंने इसको सीखना किस तरह से है, और फिर जब आपका इंटरेस्ट हो तो फिर आप कोई ना कोई आपको फील्ड आपको डायरेक्शन पता हो तो फिर। अच्छा, और बचपन में जैसे आपका सपना था कि आप सोचते थे डायरेक्ट करूंगा मैं बड़ा हो गया, आपको बचपन से यही माइंड सेटअप था, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे? मेरी सारी फैमिली मेडिकल से थी, तो सारे यही कोशिश कर रहे सन कि डायरेक्टर बन जाए, सॉरी डॉक्टर बन जाए। अच्छा। मैं डॉक्टर तो नहीं बनया, लेकिन एक डायरेक्टर बन गया, लेकिन डी मेरे डायरेक्शन चेंज कर ली, डी मेरे साथ ही रहा, डॉक्टर और डायरेक्टर। लेकिन ये है कि जब उनको पता था कि ये इस बंदे का माइंड नहीं है इस तरफ, तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। हाँ, मेरे अब्बू और ददयाल सारी फैमिली ज़रूर खिलाफ थी इस बात के, वो पंजाबी च कुछ और ही कहते हैं सन कि केड़े कम्मा च वड़ गया। लेकिन ये था कि मेरे ननियाल सारे ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, अम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अम्मी ने कहा तो अभी आप लाहौर में रहते हैं? अभी सारी फैमिली मेरी लाहौर में है। तो अभी जब यहाँ से जाने का कभी सोचा कि आप वापस वहाँ पे चले जाएं, फिर दिल में ख्याल आया कि नहीं लाहौर है, ऐसा कभी कोई सीन नहीं? हुआ? अभी लाहौर वाकई लाहौर है, लेकिन ये है कि लाहौर में रह के अपना आप मनवाना और लाहौर में अपने आप को कुछ बनाना,
तो बहुत बड़ी बात है, I क्योंकि can लाहौर understand. लाहौर कहता है लिया होर, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ लाहौर ਦੇ नहीं तो इस वजह से लाहौर के अंदर जितने भी लोग आए हैं ना, मेरा ख्याल है जो बाहर से आए हैं और अगर उन्होंने मेहनत किया तो लाहौर ने उसे एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया है, एग्जैक्टली। तो मतलब कभी अगर मेरा भी कभी इंटरव्यू हो इस शो में तो मैं भी अपनी डिटेल्स और अपनी स्टोरी शेयर करूं कि किस तरह। अगले प्रोग्राम में मैं थोड़े को पूछ लांगा। अच्छा, और इसके अलावा आप बताएं कि आपका सबसे पहला जो आपने जो गीत किया था वो कौन सा था? गीत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक हमद थी वो हमने की थी, क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान टेलीविजन में रहा हूँ 4 साल मैंने जॉब की, उस वक्त मैं पीटीवी में था, तब मैंने एक हमद की थी। एक बहुत बड़ा नाम है हमारी सिंगर है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा नाम है इसरार शाह, उसका मैंने वीडियो किया था, वो हमद थी। अच्छा, मॉर्निंग हमद थी सुबह सुबह। तो वो हमने अंदाज़ा लगाओ कि 3 किलोमीटर हमने पैदल, रेत में चलना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अल सुबह हम जाके रेत में चल के तो एक शॉट के लिए गए थे, और वो डार्क शॉट सूरज का सिर्फ लेना था। खेत हैं तो खेतों में से सूरज बिल्कुल कितना मुश्किल है। आप एक शॉट के लिए तो क्योंकि हम थी तो जाना भी ज़रूरी था, और ऊपर से काम पीटीवी का था, तो पीटीवी कभी भी मैनेज नहीं करता इन चीज़ों को, वो कहता है कि नहीं जी क्वालिटी। अच्छा, हमारा भी जो सर्कल है ना वो थोड़ा ऐसे डिजिटल सा ही है यूनिवर्सिटी में। तो क्या हुआ कि एक सीन लेना था, कोई चर्च था और उसके टावर के ऊपर सूरज था, सूरज गरूब हो रहा था, तो उन्होंने उसी चीज़ को पिक करना था, और मैंने देखा उनकी स्ट्रगल को, वो नंगे पाँव भाग रहे हैं, नंगे पाँव सब कुछ छोड़ के सिर्फ कैमरा हाथ में है, और सिर्फ वो एक शूट लेने के लिए नंगे पाँव भाग रहे हैं रोड्स के ऊपर, कि हमने जाके उसको लेना है। तो एक सीक्वेंस है, मैं आपको बताता हूँ। आरिफ भाई का एक शूट था, आरिफ भाई और पादरी सलीम साहब का, तो वो हमने मोटरवे से उतर गए तो 1.5-2 किलोमीटर पैदल नीचे जाना था। तो नीचे जाना आसान होता है, पहाड़ी इलाके में नीचे जाना आसान होता है, लेकिन नीचे से ऊपर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो आरिफ भाई मुझे कहते हैं, इरफान मैनू ये दस होर मैनू कितना तुराना है, तो कहते मगर इन्ना रोज़ तुरना तो मैं तेरे वर्गा हो जाऊँ और पंजाबी आप। तो मुझे कहते हैं कि यार ये है कि अब खुद सोचो कि एक बंदा 40-50 के राउंड अबाउट है, अब उसको आप नीचे लेके जा रहे हो 1.5 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में, फिर उसको कहते हो आप ऊपर आओ, तो उसकी तो लेकिन ये है कि वाट लग जाती है। लेकिन ये है कि फिर भी उन लोगों की हिम्मत है, क्योंकि अरे भाई मेरा ख्याल है कि जितना उस बंदे ने स्ट्रगल, जितनी मेहनत उस बंदे ने की, आज आरिफ भट्टी साहब की, और आज खुदा ने एक, मेरा ख्याल है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इतना बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान गॉस्पेल इंडस्ट्री का, तो खुदा ने बड़ी बरकत दी है, और मेहनती भी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें ये मेहनत में ही आ जाती हैं। तो मैं ये सिर्फ यही कहता हूँ कि काम कोई भी हो ना, अगर आप मेहनत करते हैं ना तो खुदा उसका सिला ज़रूर देता है, लेकिन वक्त पे सरसाजी हमेशा वक्त पे मिलती है। तो ये तो हमने जाना आपकी स्ट्रगल के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, कि आपने किस तरह से स्ट्रगल की, आपके कितने सॉन्ग्स थे, आप किस तरह आपने सरवाइव भी किया, ये भी आज हमने जाना कि हर स्ट्रगल के पीछे बहुत टफ टाइम होता है, और जो बता रहे होते हैं वो भी कम होता है, लेकिन जिन पे गुजरी होती है ना वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। अच्छा खैर, और अभी हम जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो हमने सुना है कि आपकी खूबसूरत वाइफ भी है, यानी हमारी भाभी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं बताना चाहूँगा 2 मेरे बच्चे हैं। हाँ, एक बीवी है। अच्छा। और एक मेरी वालिदा है। तो कुछ अर्सा पहले वालिद साहब की डेथ हुई है, और एक भाई है छोटा, सिस्टर है, उसकी शादी हो गई है। ये मेरी फैमिली है, और बाकी ये है कि वाइफ और बच्चे सारे कोऑपरेटिव है, क्योंकि टाइम हमारा बड़ा अजीब सा होता है टेक्नीशियंस का, क्योंकि हमेशा बेगम यही हमेशा गिला रहता वे कि टाइम नहीं तुसी देंदे, तुसी टाइम नहीं देंदे। अम्मी नूं यही गिला रहता है कि तू सारा दिन काम करता रहना है, तू सौंदा किहड़े टाइम है, क्योंकि बेगम से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा माँ को फिक्र होती है। अब मैं सारी रात जागता हूँ, मैंने एडिट जितना भी करना होता है, शूट किया हुआ काम, क्योंकि मेरी जॉब भी है सवा न्यूज़ में, तो दिन को मैंने जॉब पर सारी रात, फिर मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, फिर सुबह तो अम्मी मैंने कहती है कि तू ना अपनी सेहत आप ही ख़राब कर रहे हैं। अब उनको ये ज़रूर पता है कि मतलब के जाग रहा है, लेकिन ये भी पता है कि घर कैसे चलाना है, सारी इतनी फैमिली है। घर कैसे चलाते हैं आप? घर ऐसे घर इस तरह ही है।
घर ऐसे ही चलता है कि जाहिर सी बात है, घर का मैं सरबराह हूँ तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, आप हेड करते हो घर को। तो बड़ा मैं हूँ, अभी छोटा है, उसकी शादी भी जाहिर सी बात है करनी है। तो जब आप बाप की हैसियत रखते हो तो फिर बाप की जगह जिम्मेदारी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। फिर मेरा स्टूडियो है, फिर स्टूडियो को टाइम देना, फिर को आया गया उसको टाइम देना, फिर फैमिली है। सुपर टफ लाइफ बिल्कुल। तुम्हें हफ्ते दे विच एक कदी वारी बस बेगम अच्छा बड़ी गल होंदी है। अच्छा भाभी की शिकायतें होती होंगी, एक तो टाइम नहीं देते। हाँ, बस होता है ये। मैं नहीं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनकी वाइफ की ये दूसरा हमें ये बताएं कि आज सबसे पहले आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, थी तो मेरी अरेंज मैरिज ही, लेकिन लव ये होता है वो बस फिर बाद लव होवे ना हो ही जाता है। लेकिन ये है कि अच्छी है, कोऑपरेटिव है और हर तरह से ख्याल रखती है, यही सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, और 2 बेटे हैं आपके, अभी कितने हैं दोनों? एक 2.5 साल का, एक अभी 6 मंथ का। शरारती? बड़ा बड़े वाला ज़्यादा शरारती। और वो मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा तेरा भी सिर है। तो आपसे भी 2 हाथ आ गया है, क्योंकि हम भी बचपन में, क्योंकि हम लोग गाँव में थे और गाँव में कोई इस तरह की कोई चीज़ तो होती नहीं एंटरटेनमेंट की जैसे लाहौर शहर में या बाकी शहरों में। तो गाँव के गेम्स, गाँव के खेल, गाँव की शरारतें कुछ अजीब सी होती हैं। अजीब सी नहीं होती, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। इंटरेस्टिंग कह लो, लेकिन वो तो खैर खेलों में आ गया ना। तो मैं एक दफ़ा मुझे याद है, हम मेरे ननियाल में ना सारे खेती बाड़ी करते थे। तो नाना जी की 2 भैंसें थी। तो मुझे बड़ा शौक होता था, हमने ना भैंसों को चराना, भैंसों के ऊपर बैठ के। अच्छा। तो एक दफ़ा सीन क्या हुआ कि वो जो उसकी जो जंजीर होती है ना, वो मैंने अपने इधर गुट पे बांध ली, कलाई पे बांध ली। बाद में वो भैंस भाग गई, किसी ने डराया, अब मैं साथ साथ भैंस आगे। तो ये शरारतें जो होती है ना, ये बाद में जब हम बड़े होते हैं ना, तब आप हमें याद आता है कि यार हम ये भी हरकतें करते थे, ये वाली चीज़ें भी थी। तो ये चीज़ें बाज़फ होती है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टिव बंदा रहता है। बाज़फ अगर 24 घंटे बच्चा घर में रहेगा, कोई उसको आप बाहर नहीं कहीं ले, हाँ, तो समझो कि वो बंदा बेजार हो जाएगा, वो बच्चा बेजार हो जाएगा। वो उतना कॉन्फिडेंस लेवल उस बच्चे का इतना नहीं होगा जो बंदा ओपन माइंडेड का होगा, जो बाहर खेला होगा, बड़ा होगा, कूदता फूलता होगा, वो ज्यादा बंदा होगा। लेकिन बड़ा फर्क भी है ना यहाँ शहर के बच्चों में और गाँव के बच्चों में। लाइक वो बहुत ही नडर कह सकते हैं उनको, डर नहीं होता, बस जो होनी दीवारों पे, दरख्तों पे, नहरों में, और इसी तरह जानवरों के पीछे, गधों के ऊपर, अजीब से उनके ना टेक्निक्स होती हैं करने की, और लेकिन अच्छा होता है। गांव की लाइफ थोड़ी मुश्किल भी होती है, क्योंकि हमने 15 साल बिना बिजली के गुजारे हैं। और आजकल के दौर में, मतलब मैं कड़ा बहुत पुराना हुआ, आजकल के दौर में कोई कह सकता है कि 15 साल आप बिना लाइट के रहे, क्योंकि मैट्रिक मैंने बिना लाइट के, जो लालटन जिसको हम बोलते हैं, मैंने, मेरी बहन ने, मेरे भाई, क्योंकि जिस जगह पे हम रहते थे ना, जिस गाँव में, वहाँ लाइट आई नहीं थी। मेरे गाँव में बिजली आई है। एक आपने मकूला सुना की बात है, ये 2005 तक की बात है, ठीक है। तो तकरीबन अंदाज़ा लगा लो कि 89 से लेके 2007 तक उस जगह पे लाइट नहीं थी आई। 8 में जाके उस गांव में लाइट आई थी। कैसे रहे अब और लाइट हम के लोग, बगैर? हमारे पास सिर्फ एक लालटेन होती थी, उसी पे हम पढ़ते थे। और इवन के उस वक्त, अभी तो पता नहीं हमसे शायद पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए, उस वक्त हम चांद की लाइट में भी पढ़ते रहे हैं। चांद की लाइट पुराने लग रहे हैं। मतलब कि ठीक है, ये मैं 2005 से 7 तक की बात कर रहा हूँ। अभी आप कह लें कि आप 15 मिनट, अभी हम लोग भी आदी हो गए ना शहर में आके, अब 15 मिनट नहीं हमसे गुजारे जाते बिना लाइट के, बिना फोन के। ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर आप गुजारा नहीं है। तो इस वजह से शहर की लाइफ में और गाँव की लाइफ में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन उसकी अपनी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। बस यही है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो फैसिलिटीज़ अब शहरों में है, तकरीबन 50% 70% गांव में भी आ चुकी हैं, और अच्छी बात है। मैं भी गांव से हूँ, तो मैं जब ये अपनी इस लाइफ से थक जाती हूँ, स्ट्रगलिंग लाइफ से, काम से, मैं पिंड चल जाती हूँ। 3-4 दिन वहाँ पे गुजार के, वो एक अलग ही एयर और एक अलग ही एटमॉस्फेयर, माहौल आपका बदल जाता है। आप शहर के शोर शराबे से कुछ अरसे के लिए थोड़ा बंदा ना फ्रेश हो जाता है, फ्रेश होके आ जाता है। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा आपने 1000 अबव आपने गीत किए हैं। आप गीत करने के लिए बाहर भी जाते हैं और आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं। अभी मेरे ख्याल से आप आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाह रहे हैं एक अपकमिंग सॉन्ग के लिए। अच्छा, उस सॉन्ग के बारे में बताएं जो आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं। वो बेसिकली एक फिल्म है, डिजिटल फिल्म जिसको हम बोलते हैं। ये होती है 1 घंटा 20 मिनट। अच्छा, इट्स अ फिल्म। हाँ जी। तो फिल्म का प्रोजेक्ट है, वो 1 घंटा 20 मिनट की फिल्म है। तो उसके लिए कुछ शूट हमने उसका इंडिया में करना है और कुछ मालदीव में है।
तो वो उस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या चल रहा है? ये सिर्फ हालात इस तरह के हैं, वरना इधर के लोग उधर के लोगों को मिलना चाहते हैं, वहाँ के लोग इधर को। वैसे भी मेरा ननियाल उधर है, मेरे अम्मी से छोटे जो मामू हैं वो उधर हैं, तो इस वजह से अगर आपका कोई रिलेटिव है तो फिर इस तरह के कोई इश्यूज नहीं होते। हाँ, अगर आप सिर्फ विजिट पे जा रहे हो और आप उनके रूल्स रेगुलेशन को आप नहीं अपनाते तो फिर अपनी मर्जी कर दो तो फिर समझो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, गुड लक फॉर द न्यू टेलीफिल्म, थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस यू। अच्छा, और इसके अलावा आप हमें बताएं आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग मूवमेंट, ऐसा कोई मूवमेंट हो जो आपको एम्बेरसिंग लगा हो पब्लिक में, पब्लिकली, या आपको बताएं आप इसके बारे में। खैर ऐसा कुछ शर्मिंदगी वाला तो कोई ऐसा मोमेंट था। एक मोमेंट ऐसा था जो मेरी लाइफ में बहुत टफ था। मैं सोचता हूँ कि शायद अगर मेरी जगह पे कोई भी बंदा होता ना तो शायद ये फील्ड छोड़ के भाग जाता। वो कहता यार इधर बेहतर मैं कोई और फील्ड अपना लवां, क्योंकि एक वक्त वो आ गया था मेरे ऊपर उस वक्त, क्योंकि स्ट्रगल का दौर था। तो कैन यू इमेजिन कि एक पैंट और एक शर्ट के अंदर मैंने 4 महीने गुजारे थे। आई कैन इमेजिन, मैंने आपको पहले कहा है कि मैं आपको स्टोरी सुना सकती हूँ। वो मैंने इतना मुश्किल, मेरे सुबह मैंने कॉलेज जाना, ठीक है, और वो था भी मेरा यूनिफॉर्म, वापस आके वो मैंने उसको धो देना, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सो जाना। अगले दिन सुबह फिर, क्योंकि जो मेरा साथ रूममेट था उसने कुछ सीन इस तरह का चलाया था, मेरा बैग, सारी चीज़ें, गिटार वगैरह सारी चीज़ें रेलू के तो निकल गया था। अब वो 4 महीने तक, पहली बात तो मैं घर ये नहीं बता सकता, बस वो फिर भी क्या सकते फिर चोरी है ना फिर साड़ी। तो फिर घर वालों को मैं अब ये सिचुएशन बताता कि मेरे साथ ये मसला हो गया, तो सारी बात सिर्फ अम्मी थी, तो अम्मी ने किस तरह मैनेज करना था, मैनेज तो मैं खुद कर रहा था। तो खैर वो वक्त ऐसा था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था, लेकिन मैंने उस वक्त को बर्दाश्त किया। रोना भी आता था बाज़ दफ़ा, मैं सारी रात बप्पा भी नहीं पता लगता। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी एम्बैरेसिंग मोमेंट पूछ के। तो बाज़ दफ़ा मुझे अपने आप से जानना बता रहा हूँ, मुझे अपने आप से शर्म थी यार मैं कौन सी फील्ड अपना बैठा हूँ। क्योंकि जब मैं पीटीवी में था तो वहाँ सिर्फ काम सीखने का मार्जिन था, पैसा टका नहीं मिलता था वहाँ से, लेकिन सिर्फ ये था कि मैंने काम सीखा वहाँ से, और शुक्र है खुदा का कि आज अभी अगर काम में ना सीखा होता तो अभी मेरे पास मेरे सीखे हुए 5 बच्चे मुख्तलिफ चैनल्स में एज प्रोड्यूसर या एज टेक्नीशियंस काम ना कर रहे होते। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे से सीखे हुए बच्चे अभी मुख्तलिफ हमारे जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। चलें, आपसे हम शो में बड़ी बात एक है। एग्रीमेंट लेते हैं, अब आपने मेरा गीत भी वीडियो स्पॉन्सर करना है। प्रोग्राम के बाद मैं स्टार्ट करूँ क्यों चलेगी। मैं हमेशा JCTV की टीम के लिए तो मैं हमेशा ही हाजिर रहूँ, वो आधी ज़ुबान बल्कि आधी से भी थोड़ी ज़ुबान से भी कहें तो मैं आ जाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अभी सवाल है अगर वो मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं रखते तो फिर मैं भी नहीं कभी भागता। यही सबसे बड़ी बात। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको दुनिया के बारे में कितना पता है। तो हमारा सवाल है आपसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा बुर्ज कौन सा है? जो मैंने सुना है वो बुर्जुल खलीफा ही है। हाँ। और जो आपने नहीं सुना वो इंसान की सोच है। सबसे ऊंचा बुर्ज है? नहीं, इंसान की सोच से ऊंची चीज कोई नहीं है। अगर इंसान ऊंची चीज पूछिए ना आपने, तो मैं वही बताऊं दुनिया के बारे में। बुर्ज नहीं, ये कवर कर रही है, कवर कर बुर्जुल खलीफा दुनिया की बड़ी ऊंची चीज नहीं। मैंने बताया कि दुनिया इंसान की सोच से बड़ी कोई चीज बड़ी नहीं है, और उससे छोटी चीज़ भी कोई नहीं है। हाँ। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है, और अगर आप बुरी सोच रखते हैं तो उससे छोटी चीज़ कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा कवर किया आपने। नहीं, आपने सवाल का जवाब दिया, चाहे घुमा के दिया। लेकिन बहुत अच्छा कवर किया। अच्छा, इसके अलावा बताएं कौन सा ऐसा जानवर है जो खतरे को देख के अपनी गर्दन जो है वो खुद को छुपा लेता है? शुतुरमुर्ग है। जोरदार तालियां। जब उसको डर लगता है ना तो वो अपनी गर्दन रेत के अंदर छुपा लेता है, मुंह छुपा लेता है, छोटा सा मुंह होता है। अच्छा, मेरा सवाल क्या था? लेकिन अब ये देखें कि पूरी की पूरी उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती है, वो बाहर होती है। कछुआ भूल गए? कछुए का तो खैर वो बाद की बात है, वो तो रेस में वो रेस में आ जाता है। नहीं, वो भी खतरे को देख के अपनी। अच्छा, ये इतना आसान सवाल था, जब मैंने ये सवाल किया ना मैंने कहा तो बहुत इजी होगा, पता नहीं था कि मैंने कल शुतुरमुर्ग का सुना था, इसलिए वही याद था। चले, अच्छा कोई आपसे मालूमात ये मिली कि कछुआ भी कुछ कर सकता है। हाँ, कछुआ बहुत कुछ कर सकता है, वो रेसें जीत सकता है, वो अपनी गर्दन को छुपा सकता है अपने खोल के अंदर। अच्छा इरफान भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। अगर शो का टाइम ज़्यादा होता तो हम आपसे और ज़्यादा बात करते, और शो के बाद भी अगर टाइम हुआ तो मैं बहुत सा नॉलेज आपसे गेन करूँगी। और बहुत शुक्रिया अगेन आपका T4 12 में आने का। हमने बहुत सी बातें की, हमने इस फील्ड के बारे में जाना, आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना। हमें टाइम देने के लिए शुक्रिया, हमें दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ ही आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं हमेशा बस एक ही मैसेज है जो मैंने रटा हुआ है हमेशा, मैं वही नहीं कि देता वो हूँ आज वो नहीं देना, आज कोई नया मैसेज वो भी नहीं। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा। मैं कहने कि वो जो रटा हुआ है उससे आज थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि कवर आप भेज कोशिश दो। करें हाँ। कि आप स्टडी ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे अक्सर बच्चे जो हैं वो स्टडी नहीं करते और बाद में फिर एक धब्बा लगा हुआ है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं कि जी सानू सिर्फ एक कोई काम आंदा है झाड़ू मारना, ठीक है। तो कोशिश करें स्टडी कर लें, तो कोई ना कोई टेक्निकल काम सीख लें, कम से कम इस धब्बे से आप लोग बच जाएंगे। क्योंकि किसी किताब 'ਚ नहीं लिखा कि क्रिश्चियन सिर्फ यही काम कर सकता, बहुत काम कर सकता है, तुसी करने वाले कुछ बनो। तो ये मेरा मैसेज है, बस आप लोग चलो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, कुड़ियां साड़ियां पढ़ जांदियां, मुंडे पढ़ते नहीं। तो सब तो वड्डी मसला फिर हुंदा है बाद 'ਚ अच्छे रिश्ते नहीं लगते। ठीक है। तो ये है कि कोशिश करो दुनिया के बारे में सोचो, लेकिन पढ़ के। मेहरबानी थोड़ी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank तो जी हाँ दोस्तों, ये थे इरफान जुगनू। हमने इनसे की बहुत सी खूबसूरत बातें, हमने जानी इनकी स्ट्रगल और हमने जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह साथ बनाए रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए T412 तिमोथियस 4 बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। मतलब कभी अगर मेरा भी कभी इंटरव्यू हो इस शो में, तो मैं भी अपनी डिटेल्स और अपनी स्टोरी शेयर करूं कि किस अगले तरह प्रोग्राम्स में थोड़े को पूछ लांगे अच्छा, घर कैसे चलाते हैं आप। तो बेशक स्पॉन्सर की माने, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ टेक्नीशियन की भी सुना करो, काम सारा उन्हें करना होता है, स्पॉन्सर। आज दिल के दुख। हेलो जी, मैं हूँ इरफान और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर JCTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आने वाले प्रोग्राम्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, और ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।